हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल द एच क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज इस वीडियो में पार्ट 3 में हम चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, चैप्टर 2 क्लास 6 को, सिविक्स के डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के। पिछली वीडियो में हमने एक स्टोरी को पढ़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो आपको याद होगी, जिसमें स्टेशन मास्टर के बारे में था कि वो कैसे चौंक जाता है जब वो सुनता है कि वो महार थे, लेकिन पहले वो उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है जब उन्हें लगता है कि वो एक ब्राह्मण है। तो अब हम देखते हैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 में जन्मे और 1956 में उनकी डेथ हुई। वो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर किए जाते हैं और दलितों के भी बेस्ट नोन लीडर हैं वो। तो ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो बेस्ट नॉन लीडर ऑफ द दलित्स। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई की और वो महार कास्ट में बॉर्न हुए थे, जो अनटचेबल जिनको कंसीडर किया जाता था। जो महार थे वो पुअर थे, उनके पास कोई लैंड नहीं थी। जो उनके बच्चे थे वो भी काम करते थे अपने पेरेंट्स की तरह। जैसे उनके पेरेंट्स को काम करना पड़ता था वैसे ही उन्हें भी काम करना पड़ता था। वो अपने मेन विलेज के बाहर वाली कुछ स्पेसेस में उनको घर दे दिया जाता था और उनको विलेज के अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं होती थी। तो डॉक्टर अंबेडकर ऐसे पहले पर्सन थे अपनी कास्ट में से जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन को पूरा किया और जो इंग्लैंड गए लॉयर बनने के लिए। उन्होंने एनकरेज किया सारे दलित्स को कि वो अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भेजें। उन्होंने दलित्स को ये भी अर्ज किया, उन्होंने एनकरेज किया कि वो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स में भी ट्राई करें और जाएं उसमें, ताकि वो कास्ट सिस्टम से उनको रिमूव कर सकें, गवर्नमेंट से रिमूव कर सकें। उन्होंने बहुत सारे एफ़र्ट्स किए दलित्स को टेम्पल्स में एंट्री दिलाने के लिए, और अपनी लाइफ के लेटर पार्ट में उन्होंने बुद्धिज़्म को उन्होंने ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। तो वो बुद्धिज़्म में गए जहाँ पर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर बिलीव करते थे कि दलित्स को कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करना चाहिए, उसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए और एक ऐसी सोसाइटी बनाने की तरफ काम करना चाहिए जो रिस्पेक्ट के बेस पे चले, ना कि सिर्फ कुछ लोगों की रिस्पेक्ट पे, बल्कि सबकी रिस्पेक्ट पे। तो ये था डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ। अब इमेजिन कीजिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा कि अगर लोग अच्छे से एक जगह से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाएँ, तो उनके लिए बहुत ही इंसल्टिंग होगा और हर्टफुल होगा कि it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source they do। अगर ऐसा आपके साथ किया जाए कि आपको अलग कुएं में से पानी पीना है, एक कुएं में से ही पानी नहीं मिलेगा, मतलब एक टैप में से नहीं पानी मिलेगा। जो ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए अलग टैप थी और जो अनटचेबल्स थे, सो कॉल्ड अनटचेबल्स थे, उनके लिए अलग टैप्स थी या कुएँ थे। तो ऐसा बहुत ही हर्टफुल आपको फील होगा, आपको बहुत ही बुरा लगेगा अगर ऐसा आपके साथ होगा। तो ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि आप ऐसा इमेजिन करके देखिए, तभी आप उनकी सिचुएशन को समझ पाएंगे। ये एक छोटा इंसिडेंट दिखाता है कि कैसे एक सिंपल टास्क जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में जाना था उन्हें, उन बच्चों को, जबकि वो मतलब पैसा भी दे रहे थे, जबकि डबल भी देने को तैयार थे, फिर भी उन्हें वो अलाउ नहीं किया गया। तो ऐसा बहुत ही बुरा लगा होगा उन्हें। ऑल द कार्टमैन एट द स्टेशन रिफ्यूज टू टेक द चिल्ड्रन, जैसा कि हमने स्टोरी में देखा। तो वो एक डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में बिहेव कर रहे थे, उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में एक्ट किया। So clearly, as this story shows us,
Caste based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them respect and dignity given to others. ये कास्ट सिस्टम सिर्फ दलित्स को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने से ही नहीं रोकता, बल्कि उनको रिस्पेक्ट भी नहीं देता है और उनकी डिग्निटी को भी छीन लेता है। अब चलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की ओर, वो है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी का मतलब कि इक्वालिटी के लिए तरसना। The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. हमारी जो स्ट्रगल थी वो ब्रिटिश के अगेंस्ट सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि वो उन्हें हमें बाहर भगाना है अपने देश से, बल्कि ये भी थी कि हमें अपने देश से कास्ट सिस्टम को भी भगाना है और अपने आप को इक्वली ट्रीट करवाना है सबसे। दलितों की, वुमेन की, ट्राइबल्स की और पीजेंट्स की जो फाइट थी वो इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट थी जो उनकी लाइफ में वो एक्सपीरियंस कर रहे थे। पहले जो पॉइंट आउट पहले भी किया गया है कि बहुत सारे दलितों ने एक अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर लिया था ताकि वो टेम्पल्स में अपनी एंट्री को गेन कर सके, मतलब उनको एंट्री मिल सके टेम्पल्स में, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू एंटर एनी टेम्पल। Women demanded that they should have as much a right to education as men did। अब women क्या चाहती थी कि उनको भी एजुकेशन का उतना ही राइट मिले जितना कि men को मिलता है या लड़कों को मिलता है। Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of the moneylender and the high interest they were charged। Peasants और जो tribals थे वो किस लड़ाई में थे कि उनको मनी लेंडर जो मतलब कि लोन देता था आदमी, वो उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए वो लड़ाई कर रहे थे और उनके जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट थे उनसे भी वो लड़ रहे थे। अब जब इंडिया एक नेशन बन गया 1947 में, जब हमारे लीडर्स भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक थे, कंसर्न थे, तो दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखा है, जो डॉक्यूमेंट है एक ऐसा जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे गए हैं, लॉज लिखे गए हैं, जिसको पूरा नेशन अवॉइड करता है, जिसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स थे वो सब वेज से अवेयर थे जो डिस्क्रिमिनेशन के वेज होते हैं, जिनसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है पूरे सोसाइटी में, और कैसे लोग उससे स्ट्रगल करते थे। बहुत सारे लीडर्स जो थे वो भी अंबेडकर जैसे जो थे वो स्ट्रगल कर चुके थे। तो इनकी जो विजन थी और जो गोल था कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखने का, वो यही था कि जो सारे लोग हैं इंडिया के वो सारे इक्वल कंसिडर किए जाए। ये इक्वालिटी जो थी सारे लोगों की, ये की वैल्यू थी जो सारे इंडियंस को यूनाइट करती थी। सबके पास इक्वल राइट्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अब अनटचेबिलिटी एक क्राइम है और वो लीगली अबॉलिश कर दिया गया है लॉ के द्वारा। अब पीपल फ्री हैं, जोन सा भी वो जॉब करना चाहते हैं, जोन सा भी वो काम करना चाहते हैं वो खुद कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब सबके लिए ओपन है, सारे लोगों के लिए। और इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़, कि सबको राइट मिले। और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी कम्युनिटीज़ को, सभी मार्जिनल कम्युनिटीज़ को भी राइट अच्छे से मिले। जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स थे उन्होंने ये भी कहा था कि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट मिले, वो एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट था इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, कि डाइवर्सिटी जो है उसके बेस पे कभी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उन्होंने ऐसा सोचा था, उनको ऐसा लगा था, उनको फील हुआ था कि लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करें, कौन से रिलीजन को फॉलो करें, कौन सी लैंग्वेज को बोलें और कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें और कैसे अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसी एक लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है जो सबको फॉलो करनी पड़ेगी, इसलिए आज इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, मुझे पता है 99% बच्चों को नहीं पता होगा। सबको लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है।
लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि कोई भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। देयरफॉर इंडिया बिकेम अ सेक्युलर कंट्री, इसलिए इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब कोई भी रिलीजन भी यहाँ का, कोई भी ऐसे प्रोमिनेंट रिलीजन नहीं है जहाँ पर सारे रिलीजन्स, अलग अलग रिलीजन और अलग अलग फेथ्स के पास फ्रीडम है, मतलब हमारे पास फ्रीडम है हम कौन से रिलीजन को फॉलो करें, कौन से रिलीजन को प्रैक्टिस करें, और किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के डर के बिना। ये दिस इज़ सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पे देखा जाता है हमारी यूनिटी के लिए, कि हम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। ये सारे जो आइडियल्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन किए गए हैं, और ये जो चैप्टर था ये ये जो सारी इनइक्वालिटीज़ हैं इनको ही पॉइंट आउट करने के लिए था, और इन्हीं इसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए था। Equality is a value that we have to keep striving for and not something automatically. इक्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें हमेशा चाहना होगा, ये हमें खुद से नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी, हमें तो मांगनी ही पड़ेगी इक्वालिटी। पीपल्स के जो लोगों के स्ट्रगल्स रहे हैं, जो पॉजिटिव एक्शंस रहे हैं गवर्नमेंट के, वो सारे नेसेसरी रहे हैं ये एक रियलिटी बनाने के लिए, हम सब इंडियंस के लिए। इसी के साथ एक आखिरी लाइन के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, और ये कुछ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आप इनको प्रैक्टिस करें, और आपके स्कूल में भी इनको लिखवाया जाता है, इसमें से ही ज़्यादातर 6th क्लास में पूछा जाता है, तो इनको आप अच्छे से करें। बाकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या आपको करने हैं। This is the end of the video. Thank you.